गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आयुषी हूँ। आज 31 मई है। 31 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो गोवा राज्य का जो स्थापना दिवस था वो 30 मई को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। गोवा राज्य का जो स्थापना दिवस था वो 30 मई को मनाया गया था। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, जब भारत जो था वो आज़ाद हुआ था, हमें जब स्वतंत्रता मिली थी पूरी तरीके से, तब भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्र को सौंपने का अनुरोध किया था। हालांकि पुर्तगालियों ने जो था इस देने से इनकार कर दिया था। मतलब उस टाइम पे जो था गोवा पे पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था। उन्होंने तो हमने जब देश आज़ाद होने के बाद पुर्तगालियों से कहा कि वो गोवा को भी भारत का अंग बना दे, भारत भूमि का अंग बना दे, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया था। और ये प्रयास जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। लेकिन मना करने के बाद 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय एक अभियान शुरू किया था, जिसमें उन्होंने दमन द्वीपों और गोवा भारत को जो है भारतीय भूमि के साथ जोड़ लिया था। मतलब ये जो प्रयास था उनका सफल रहा और कहीं ना कहीं 1961 को तो गोवा को जो था वो भारत का अंग बना लिया गया था। लेकिन 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को जो था विभाजित किया गया और गया और गोवा का गठन कर दिया गया था। आप भारत में मैप में देख सकते हैं कि ये है गोवा, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस प्रकार से जिसमें क्वेश्चन आता है आपके लिए कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को भारत का अंग कब बनाया, तो इसमें इसका आंसर होगा 1961 में जो था भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को जो था भारत का अंग बना लिया था। लेकिन 1987 को था उसका गठन हुआ। 30 मई 1987 को उसका गठन हो गया और गोवा को अलग कर दिया गया, एक अलग राज्य बना दिया गया। तो जो था कब किया गया था? 1987 को 30 मई को किया गया था। तो 30 मई को था स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर द मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में जो था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है। युवा एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है ये, जो इसके तहत जो है युवा एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जो भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। युवा का जो इसमें अर्थ है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो यह युवा इंडिया ऑल्टरनेट 75 जो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रहेगा, जो स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज, अज्ञात और सहित विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करेगा। मतलब जो इस युवा कार्यक्रम में जो होगा, जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी है, उन्हें हमारे जो हीरोज़ थे, जो सेनानी रहे हैं, उनके बारे में लिखने का मौका दिया जाएगा, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा आज की युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण उनके लिए क्या है। तो इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। मतलब यह जो योजना है इसे जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाएगा। मतलब अगर जो भी विजेता जो होता है इसमें अगर वो सफल रहा और उसकी सबसे ज़्यादा पसंद किया गया उसे, तो उसकी बुक भी प्रस्तावित की जाएगी, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाएगी। तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें लेखकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो कुल लेखकों की संख्या होगी इस योजना के तहत वो होगी 75 लेखकों को चयन किया जाएगा इस योजना में। युवा विजेता लेखकों को पांडुलिपि तैयार करने के लिए प्रख्यात लेखकों के द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाएगा। जो लेखक जो है इसमें क्या बोलते हैं, जो सिलेक्ट किए जाएंगे, जो इनका सिलेक्शन होगा, उन्हें पांडुलिपि लेखकों के द्वारा जो है प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ताकि वो और अच्छा लिख सके। और विजेताओं की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2021 को हो जाएगी। और इनकी जो पुस्तक है राष्ट्रीय युवा दिवस पर, मतलब नेशनल यूथ डे 2022 को जो है प्रकाशित पुस्तकों का जो है विमोचन किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है यंगर्स के लिए कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। मतलब जो लिखना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात ये मोदी जी के द्वारा चलाई जाएगी। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो उन्हें आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 28 मई 2021 को वॉशिंगटन में वैक्सीन साझेदारी पर एक बैठक की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये है एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री है कहाँ के? भारत के।
तो क्वेश्चन है हमारा, आंसर है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 28 मई 2021 को वॉशिंगटन में वैक्सीन साझेदारी पर एक बैठक की है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की है। उन्होंने इंडो पैसिफिक और क्वाड, म्यांमार मामले, अफगानिस्तान मामले और यूएनएससी मामलों पर चर्चा की। मतलब उनका कहना है कि आप या तो वैक्सीन का फार्मूला हमसे लीजिए और आप वैक्सीन बनाइए और देश को कोरोना मुक्त कीजिए, या हमें आपका फार्मूला दीजिए और हमें वैक्सीन बनाने दीजिए। मतलब इसमें ये बात की गई है, दोनों ही देशों ने जो था अपना द्विपक्षीय सहयोग देने की बात की है ताकि देश को जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त कराया जा सके। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों को किस एंटीवायरल दवा के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है, और भारत में किस एंटीवायरल दवा, यहाँ पे जो है किस एंटीवायरल दवा की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देशन दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेमडेसिविर। हाल ही में जो है रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों को जो है रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है, और भारत में भी रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी का निर्देशन किया है। तो रेमडेसिविर जो है एक एंटीवायरल दवा है जिसका प्रोडक्शन पे जो है रोक लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि इस बड़ा से बड़ा जो स्टॉक है ये हमारे इसमें रहे ताकि हम इसकी निगरानी रख सके। क्योंकि अभी जो कोरोना की कंडीशन चल रही है, तो इस कोरोना की कंडीशन में जो है इसका इसी दवा से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका यूज़ हो रहा है। लेकिन WHO ने ये कहा था इसके यूज़ से पहले कि ये जो दवा है ये फ़ायदेमंद भी है और उतनी ही ख़तरनाक भी है। तो इसका जो है टर्म एंड कंडीशन पे इनका उपयोग किया गया था कि अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तभी इस दवा का आप यूज़ करें। तो उसी के लिए ये बात कही जा रही है कि इसके जो फार्मास्यूटिकल मूल्य है इसका निर्धारण करेगी एजेंसी, और इसके आवंटन को बंद करने का भी निर्णय लिया है। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। यह जो ब्रांड का नाम है वैक्लरी के तहत बेची जाती है, मतलब ये जो है बाहर जो है वैक्लरी ब्रांड के द्वारा बेची जाती है, और इसे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लियड साइंसेस के द्वारा बना इंजेक्शन के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया था, और इसे जो है 50 देशों में कोविड-19 के इलाज के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया था। मतलब ये टर्म एंड कंडीशंस पर ये दवा का उपयोग किया जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा आपातकालीन अवस्था है, तभी आप इसका यूज़ करें, और लगभग 50 देशों में इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इससे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कोविड मरीजों को। तो यही है कि हाल ही में जो रसायन उर्वरक राज्य मंत्री हैं उनका कहना है कि राज्यों में एंटीवायरल दवा के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार इसका प्रोडक्शन अपने हिस्से में चाहती है। वो चाहती है कि इसका बड़ा से बड़ा जो स्टॉक है वो हमारी निगरानी में रहे, और भारत में इसकी उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल को मूल्य निर्धारण एजेंसी को जो उसका मूल्य निर्धारण करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्हें निर्देश दिया है कि आप यहाँ पर निगरानी रखिए। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए DGNSS मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय कुमार। तो हाल ही में जो था एनसीसी कैडेट आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए, एनसीसी जो कैडेट है जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूल में भी, कुछ स्कूल्स में भी एनसीसी चलता है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्हें प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डॉक्टर अजय कुमार ने DGNSS एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। डॉक्टर अजय कुमार जो है भारत के रक्षा सचिव है, और उन्होंने इस ऐप को जो था कोविड-19 महामारी के बीच एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। मतलब जो ऐप है DGNSS मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0, ये जो है एनसीसी के कैडेट है उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा और इसमें सहायता करेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री
पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। मतलब एनसीसी की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से रुकी हुई है, जो इस ऐप के ज़रिए अब स्टार्ट की जाएगी, जिसका नाम है डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप, जो कि डॉक्टर अजय कुमार, हमारे जो भारत के रक्षा सचिव है, उनके द्वारा जो है लॉन्च की गई है। और इस ऐप के ज़रिए जो है एनसीसी कैडेट जो बच्चे होंगे उन्हें आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री दी जाएगी। आज का हमारा 6 क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2019 को किस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें जो है 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करके 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता अधिनियम 2019 जो था वो लागू किया था। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को जो है कहना आमंत्रित किया है। मतलब जो केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में जितने भी देश जो है वो नागरिकता चाहते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू, सिख, जैनी, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन सबको जो है अभी आमंत्रित किया गया है कि वो आप नागरिकता के लिए आवेदन करें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी को 64% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका सही आंसर है बिग बास्केट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो। हाल ही में जो टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी है बिग बास्केट, इसकी जो है 64% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। तो यह डील जो था 9,500 करोड़ की थी। इसके तहत टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में दिग्गज चीनी ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी को जो है पूरी खरीद लिया है। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं अब हटा दिया गया है और वो अपने नाम कर लिया गया है। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में जो है 64.3% हिस्सेदारी खरीदी है। मतलब यहाँ जो था ये इसका राउंड फिगर था और ये राउंड फिगर है और इसकी ये पूरा डाटा दिया है। मतलब 64.3% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो जो बिग बास्केट के बारे में अगर बात करें तो इसके ऑनर जो है अब टाटा ग्रुप बन गया है। मतलब इन्होंने पहले भी कुछ हिस्सेदारी ली थी और अभी भी कुछ हिस्सेदारी ली है, तो इससे 64% की अब हिस्सेदार बन गई है। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे कुछ इंडियन थे इसके फॉर्मर, जैसे हैरी मेनन, वीएस सुधाकर थे, विपुल पारेख थे, अविनाश चौधरी थे और वीएस रमेश थे। और जिसका जो हेडक्वार्टर की लोकेशन है वो बेंगलुरु है और इसके जो 2011 में ये संस्था जो हुई थी स्थापित हुई थी। तो अब इसके जो ग्रुप के मालिक है वो टाटा एंड ग्रुप है, क्योंकि इन्होंने इनकी हिस्सेदारी को ख़रीद लिया है। अगर कभी भी 50% भी अगर हिस्सेदार बन जाते हैं तो 99% वो कंपनी का मालिक बनने जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनकी 60% की जो है हिस्सेदारी खरीद ली है बिग बास्केट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो ब्रॉडकास्ट के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का जो नाम है बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा है। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार जो है IBDF एक स्वनियामक निकाय SRB भी बनाया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सामंत गोयल। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जो प्रमुख है वो सामंत गोयल है। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को उनकी सेवाओं में 1 साल का विस्तार दिया गया है। मतलब इन्हें 1 साल इनकी जो सेवाएं थी उन्हें और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख है वो है सामंत गोयल। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो अरविंद कुमार है।
ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल है वो 1-1 वर्ष का जो है बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।